नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अब केसरी रंग पहना है तो जाहिर है बात होगी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 की। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। केसरी चैप्टर 2 द सेकंड फिल्म इन द केसरी फ्रेंचाइज। मैं क्लियर कर देता हूं कि दोनों ही फिल्म्स बिल्कुल अलग है। बस जो समानताएं हैं, पहली तो यह है कि इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन फ्रेंचाइज और फिर दोनों फिल्म के लीड हीरो है हमारे अक्षय कुमार। केसरी चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने, जिनकी ये पहली फिल्म है। दोस्तों, साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म। अब साम्राज्यवाद में क्या होता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। बस वही होता है जो कॉलोनाइजर चाहता है। वो आके एक देश उसे अपनी कॉलोनी बना देता है और उसे वहां के लोगों को दबा देता है। तो इसलिए बस वही लिखा जाता है जो साम्राज्यवादी चाहता है, वही बोला जाता है जो साम्राज्यवादी बोलता है, और वही सुना जाता है जो साम्राज्यवादी सुनना चाहता है। तो खैर ऐसे माहौल में सच को अक्सर दबा दिया जाता है। एंड with every country that was colonized, I'm sure even after many years कि वो countries free उसके बावजूद भी you'll come to know of many untold and stories especially of unsung hero। अब केसरी चैप्टर 2 एक ऐसे ही अनसंग हीरो सी शंकरन नायर, चित्तूर शंकरन नायर की है। अब इनके बारे में टू बी ऑनेस्ट पहले मैंने थोड़ा सा बहुत सुना था, लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था पिछले साल, टीजर आया था जब, तो तब मैंने इनके बारे में पढ़ा। एंड अगर आप देखें कि अब एक बेसिक सर्च करें इंटरनेट पे तो फिर पता चलेगा कि सी शंकरन नायर ये मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त जो पूरा साउथ इंडिया था उसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और वहां पे ये एक एडवोकेट जनरल थे। नेचुरली ही वाज सर्विंग द क्राउन, और क्योंकि अंग्रेज इनके काम से खुश थे, और फिर ही वाज इंक्लूडेड इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस वक्त शायद वाइसरॉय हमारे लॉर्ड कर्जन थे। खैर एक वक्त ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो जाहिर है ही वाज अ लॉयर, अ वेल रेड मैन। अब इनके करियर में जो मेरे ख्याल से या इनकी जिंदगी में जो पड़ाव आया था वो था द ट्रैजिक एपिसोड ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि हम अधिकतम भारतीय जानते हैं। और इन्होंने इन प्रोटेस्ट ऑफ दैट मैसेकर फिर इन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था, और फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी गांधी एंड एनार्की, जिसके अंदर ही वाज क्रिटिकल ऑफ माइकल ओ ड्वायर, जो उस वक्त पंजाब प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर लिeutenant थे। और सो इन दिस बुक ही इज सेड टू हैव क्रिटिसाइज्ड माइकल ओ ड्वायर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी जो नीतियां थी उनके ये बड़े आलोचक थे। अब इस किताब को पढ़ के माइकल ओ ड्वायर वो इस तरह चिढ़े कि उन्होंने सी शंकरन नायर के खिलाफ एक डेफेमेशन का केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया, और ये केस लड़ा गया था लंदन में। अब जाहिर है अगर लंदन में ये केस लड़ा गया तो वहां तो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सब अंग्रेज ही है, कॉलोनाइजर है, तो वो तो बायस थे। तो एज एक्सपेक्टेड नायर साहब ये केस हार गए थे, उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन इस केस द्वारा जो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ था कि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल गया कि आखिर में जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था। तो ये है इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट सी शंकरन नायर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, साम्राज्यवाद में वही होता है जो साम्राज्यवादी चाहता है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल नॉट जस्ट विद इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज दैट वर कॉलोनाइज्ड कि इवन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फॉर मेनी इयर्स यू विल कम अक्रॉस स्टोरीज ऑफ अनसंग हीरोज, और फिर वह एक शायद एक नया इतिहास लेके आती है। केसरी चैप्टर 2 इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड द केस दैट शुक द क्राउन, जिसे लिखा है रघु एंड पुष्पा पलट ने। अब ये किताब लिखी गई थी 2021 में, यानी कि 102 या 103 साल बाद आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये किताब मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं इस किताब के बारे में पढ़ रहा था कि क्या है इस किताब के अंदर, तो वो तो यही कहते हैं कि ये किताब इज बेस्ड on this libel, on this defamation case by Michael O'Dwyer against C. Sankaran Nair। अब केसरी चैप्टर 2 में हमें क्या देखने को मिलता है? नो, नॉट अबाउट दिस डेफेमेशन केस, लेकिन हम देखते हैं कि फोकल पॉइंट जो है वो है जनरल डायर। मैं क्लियर कर देता हूं कि माइकल ओ ड्वायर ही इज अ डिफरेंट पर्सन। ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त के, लेकिन जो शख्स, जो राक्षस जिसने जलियांवाला बाग में मासूम सिटीजन्स के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिया था, वो थे जनरल रेगिनल्ड डायर, DYER। और केसरी चैप्टर 2 जो फिल्म है ये लार्जली फोकस करती है जनरल
डायर के ऊपर। और इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सी शंकरन नायर, जो पहले एक लॉयल सर्वेंट थे द क्राउन के, लेकिन अब ही हैज अ मॉडल अवेकनिंग। कुछ चीजें हैं जिसके कारण ही साइड्स विद द ट्रूथ। और फिर वो बेसिकली एक केस करते हैं अगेंस्ट द क्राउन। वो क्राउन को सू करते हैं फॉर द जेनोसाइड कमिटेड बाय जनरल डायर इन जलियांवाला बाग। मैंने शुरू में कहा था साम्राज्यवाद में वही होता है जो साम्राज्यवादी चाहता है, लेकिन भारत की आजादी को कितने 78-80 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और इस फिल्म में जो दिखाया गया है, अब क्या वो एक अनटोल्ड स्टोरी है, क्या वो एक ऐसा सच है जिसे इतने सालों तक दबाया गया? अब आई थिंक इसका जवाब तो जो हिस्टोरियंस है वो बेहतर पता पाएंगे, लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल टुडे। और क्योंकि रघु और पुष्पा पलट की किताब के बारे में, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इट वाज बेस्ड ऑन द डेफेमेशन केस बाय माइकल ओ ड्वायर अगेंस्ट सी शंकरन नायर। तो फिर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोचता हूं कि जो केसरी चैप्टर 2, इसका जो स्क्रीन प्ले है, जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है, शायद वो लार्जली ड्रामा है। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। देखिए, अब क्रिएटिव लिबर्टी तो हर एक कोई लेता है, लेकिन जब आप जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे हादसे उसको लेके एक फिल्म बनाते हैं, और आप शायद आपका जो नैरेटिव है, स्क्रीन प्ले है, अगर वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा पे दिखा देता है, तो मेरा ये मानना है कि जो अंग्रेज है और वो ये फिल्म देख के क्या सोचेंगे कि बस कि भारत तो हमेशा मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, और बस ये फिल्म भी एक और वो एजेंडा है। एज एन इंडियन आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन सैडली ये फिल्म देखने के बाद आई वाज अ लिटिल लॉस्ट। देखिए, अगर जो इस फिल्म में जो कुछ दिखाया, अगर वो 100% सच है, तो मैं इस फिल्म का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन यदि जो हिस्ट्री या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आम नागरिक के पास भी, और वो कुछ और बताती, और फिर फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, ज्यादा कुछ मैं खुलासा नहीं करूंगा। एंड फिर सवाल पूछे जाएंगे कि भाई, क्या प्रोड्यूसर करण जौहर साहब, डायरेक्टर करण सिंह त्यागी, क्या उन्होंने फिक्शन के नाम पे एक ट्रैजिक पीस ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसे क्या एक्सप्लॉइट किया है? इस फिल्म की शुरुआत तो ठीक है कि कैसे हम देखते हैं कि शंकरन नायर ही इज अ लॉयल सर्वेंट टू द क्राउन, और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद उनकी जो मॉरल अवेकनिंग हो जाती है, और फिर वो अपने देशवासियों के लिए वो लड़ते हैं। लेकिन बस वही है कि जो कुछ ड्रामा दिखाया गया है, जो कुछ इस फिल्म के अंदर है, सब प्लॉट्स, खासकर एक ब्रिटिश वुमन को भी दिखाया हुआ अक्यूजेस वन ऑफ द पीपल फ्रॉम जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ रेप। आई डोंट नो ये सब सच है कि नहीं, बट इनके बारे में अगर मैं पढ़ रहा था, मार्था स्टीवंस ये जो कैरेक्टर है, एज सच तो मुझे कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बिना कुछ ज्यादा खुलासा किए मैं चाहूंगा कि लोग खुद जाए ये फिल्म देखिए, इसका ड्रामा क्या है। बट बतौर फिल्म क्रिटिक मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ये फिल्म ये खासकर जो विदेशी हैं, जो अंग्रेज है, वो तो यही कहेंगे कि भाई भारत ने एक इट हैज कुक्ड अप स्टोरी अराउंड द जलियांवाला बाग मैसेकर जस्ट टू प्लीज इट्स ऑडियंस। अब देखिए, मेरा मानना है कि भारत की फिल्म है, तो इसलिए हम अपने लोगों के लिए फिल्में बनाते हैं, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन जब आप एक साम्राज्यवाद के एक एपिसोड को लेके उस पर आप फिल्म बनाते हो, तो तब प्रयास ये हमेशा रहना चाहिए कि यू डोंट डाइग्रेस मच फ्रॉम द हिस्ट्री। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह से इसका स्क्रीन पे, खासकर इसका जो कोर्टरूम ड्रामा है और जो सेकंड हाफ का कोर्टरूम ड्रामा है, वो दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे शायद हमारे डायरेक्टर एंड इवन प्रोड्यूसर करण जौहर वो भूल गए कि भाई, अगर आप इतिहास में इतनी कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ले लोगे, तो फिर बस वो एक आरोप लगाएंगे कि भाई, आप तो बस अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, और आप अपने लोगों को शायद फिक्शनल चीजें दिखा रहे हो। टू टेल यू द ट्रूथ, इस फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ था कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले, और उस वक्त तब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सी शंकरन नायर का रोल हमारे आर माधवन साहब करेंगे। लेकिन जब हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसमें पता चला कि नहीं भैया, सी शंकरन नायर तो हमारे दिल्ली के
अक्षय कुमार साहब प्ले कर रहे हैं। और आर माधवन, फिर जो मैंने पढ़ा, ही इज प्लेइंग अ फिक्शनल कैरेक्टर कॉल्ड नेविल मैककिनली। बस वही मुझे डर लग गया था कि भाई अगर आप जलियांवाला बाग केस से रिलेटेड सी शंकर नायर की कहानी आप बता रहे हो, तो फिर ये फिक्टिशियस कैरेक्टर मैकिनली को लाने का क्या मकसद था। अब इसे आप दो रूप से देख सकते हैं कि यदि अगर ये एक गोरे एक्टर को लाके वकील बता देते अगेंस्ट अक्षय कुमार, तो फिर वो फिल्म शायद अंग्रेजी में डायलॉग रखने पड़ते। लेकिन इस फिल्म के अंदर भी आप देखें कि कुछ ब्रिटिश कैरेक्टर्स जो हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, जैसी तैसी बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। तो मुझे वही समझ नहीं आया कि ये आर माधवन का जो कैरेक्टर है, इसको लाने का पर्पस क्या था, एक फिक्शन कैरेक्टर को जो अपने फेलो इंडियन एडवोकेट उसके साथ वो केस उसके अगेंस्ट वो एक केस लड़ रहा है। अब इसका जवाब आपको ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मिलेगा, जिसका उदाहरण आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। पहले तो खैर आदमारवन का साहब का कैरेक्टर है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है, जो कि क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। और फिर आप इस फिल्म में देखते हैं कि कैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर में जो सोल्जर्स में से कुछ ब्राउन स्किन के लोग होते हैं, ब्राउन सोल्जर्स, लेकिन फिर आगे बताया गया कि इनमें कोई सिख नहीं था, और इसके अंदर आपको कुछ अफगानिस्तान से सोल्जर्स बुलाए गए थे। सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई कैन थिंक ऑफ कि क्यों करण सिंह त्यागी और प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोचा कि एक फिक्टिशियस इंडियन एक और लॉयर को क्रिएट किया जाए और उसे हमारे सी शंकर नायर के साथ कोर्ट में क्लैश करवाया जाए। चलिए, इस ब्रिटेन के इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक बार फिर एक्सपोज करना, उसमें कोई हर्षद नहीं है, बट आई गो बैक, आई रिपीट माई सेल्फ कि जब आप इतिहास के अंदर इतना कुछ ड्रामा डाल देते हो, तो फिर अब सच क्या है वो तो भगवान ही जाने। आई थिंक द गुड थिंग फॉर दिस फिल्म इज कि आजकल का जो माहौल है इसके अंदर आई थिंक लोगों को जिंगोइज्म, पॉपुलिज्म, वो चीजें पसंद आती है, और देशभक्ति का जो भाव है, जो कि वाकई आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इस फिल्म द्वारा। क्या बस आपको अंग्रेजों से माफी मंगवानी होती? वो तो खैर अनफॉर्चुनेटली वो तो संभव नहीं है इतने सालों के बाद भी। और फिल्म में जैसे टीजर में भी आपने देखा था कि अक्षय कुमार साहब एक अंग्रेज को गाली दे रहे हैं, ही यूजिंग द एफ वर्ड, और इस फिल्म के अंदर आप देखेंगे क्लाइमैक्स में वो एफ वर्ड फिर से 2-3 बार यूज करते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो फिर यदि आपको केवल उस वक्त की ब्रिटिश राज को गाली देनी थी, क्या उसके लिए आपको कोई फिल्म बनानी थी? और क्या गाली देना भले ही एक इंपीरियल के कोर्ट में, क्या वो करने से एज एन इंडियन व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट यू, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट सी शंकरन नायर? मेरा ऐसा मानना है कि यदि सी शंकर नायर साहब आज जिंदा होते तो प्रोबेबली ही वुडंट हैव अप्रूव ऑफ द नीडलेस ड्रामा इन दिस फिल्म। एक चीज और जो मुझे काफी अचंभित करती वो ये है कि जनरल रेगिनाल्ड डायर, इनके पास्ट के बारे में जो बताया गया है कि एक जैसे कि एक मानसिक रोगी है जो इंडियन से बचपन से ही नफरत करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनके बचपन में कुछ सिख लड़कों ने इनका मजाक उड़ाया था, ये कह के कि ये आकले हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैं पढ़ रहा था, और जो मुझे जवाब मिला वो यही है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जनरल डायर का कि वो हकलाते थे। हाँ, जलियांवाला बाग कांड के बाद उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुई नहीं थी, बस उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया था। ब्रिटिश हुकूमत, उसकी जालिम हुकूमत, उसके बारे में तो खैर विश्व को पता चल गया था, लेकिन जनरल डायर इस कांड के बाद वो वापस इंग्लैंड चले गए, एंड ही लिव्ड फॉर 4 years, और ही हैड मल्टीपल स्ट्रोक्स, इलनेसेस, और उस दौरान ऑब्वियसली वो पैरालाइज हो गए थे, इसलिए उनकी स्पीच चली गई थी। तो आई डोंट नो कि ये जो पॉइंट है अबाउट जनरल डायर वंस बीइंग वंस स्टैमरिंग, ये कहाँ से आया है। लेकिन अगर आप अपनी फिल्म में दिखा रहे हो क्योंकि बचपन में इस किरदार का मजाक उड़ाया सिख लोगों ने, और इसलिए ये इंडियंस, और इसलिए खासकर वो सरदार कम्युनिटी से नफरत करता है, आई एम सॉरी टू से, फिर आप किस तरह से सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो? मेरा ऐसा मानना है कि जो सिख लोग हैं वो भी इस चीज को लेके वो खुश नहीं होंगे। फिर इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में, बेहतर है कि आप देखें। लेकिन इतना मैं मानता हूं कि जैसी तैसे ये फिल्म बन के आई है, इससे एक
देशभक्ति का जो भाव है वो जरूर रहेगा जनता के बीच में, क्योंकि आजकल की जनता ये चीज पसंद करती है। अभिनय की बात करूं तो आई थिंक शुरुआत तो मुझे ठीक लगी अक्षय कुमार साहब की, लेकिन जैसा इस फिल्म का सेकेंड हाफ स्क्रीन प्ले है, जो उसके अंदर ड्रामा है और इवन अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, तो जब मैं देख रहा था तो बस मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे आप जलियांवाला बाग मैसेकर उसके लिए लड़ रहे हो या फिर कुछ जो तमाशा मेरे सामने चल रहा है वो देख के तो लग रहा था कि जैसे कि ये कोई केसरी चैप्टर 2 नहीं बल्कि कोई एक जॉली एलएलबी का कोई चैप्टर आप देख रहे हो। अब दिल्ली का एक लौंडा वो प्ले करता है सी शंकरन नायर, बस क्या कहूं मैं। बट द गुड पार्ट इज एटलीस्ट एज कम्पेयर टू एलिफ्ट जहां पे एक मतुन्नी मैथ्यूज को रंजीत कटियाल में तब्दील कर दिया था, यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 में ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय कुमार इज प्लेइंग सी शंकरन नायर ओनली। बतौर परफॉर्मेंस आई विल से दैट अक्षय कुमार आफ्टर इनिशियल प्रॉमिस, इनकी शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन फिर सेकेंड हाफ के बाद जैसे ही ये फिल्म इसका स्क्रीन प्ले डाउन होता है उस हिसाब से मुझे लगा अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस भी वो भी शायद वैसी ही है। और माधवन उनकी परफॉर्मेंस भी आप देखें, उनके कैरेक्टर के बारे में तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, वो भी ठीक ठाक ही है। एंड अब जो जनरल डायर प्ले कर रहे हैं दैट गाय हैज आई थिंक इज परफॉर्म वेल, कम से कम एटलीस्ट अमंग द अदर ब्रिटिश एक्टर्स इस फिल्म में जो है वो ढंग की थोड़ी बहुत हिंदी तो बोल पा रहे हैं। और फिर अनन्या पांडे उनका जो किरदार है एक दिलरीत गिल का, मे बी शायद ये भी एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, उनका रोल इतना है नहीं लेकिन जैसा तैसा है। आई थिंक वो हमारे शंकर नायर के साथ वो लड़ती है कोर्ट में और इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। बट वही है कि स्क्रीन प्ले जब उस पर कई सवाल खड़े हो जाए और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो हैं अगर वो एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस ना दे तो मेरी राय में क्रिएटिवली स्पीकिंग केसरी चैप्टर 2 में खामियां है। फिल्म की जो राइटिंग है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स आई थिंक वो अच्छी है। हाँ कुछ कोर्ट वोट में गाली देना वो थोड़ा मेरे ख्याल से एक मेलोड्रामा है, बट ओवरऑल फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ठीक ही लिखे गए हैं। आखिर में बस ये कहूंगा कि बस इस फिल्म द्वारा सी शंकरन नायर इनके बारे में आज की हमारे लोग है खासकर युवा है उन्हें पता चलेगा, लेकिन इस फिल्म में कितनी सच्चाई है अब उसके लिए तो मैं बस जो लोग इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं या जो युवा पीढ़ी है वो मेरे ख्याल से जाके खुद ही रिसर्च करे और फिर उन्हें पता लग जाएगा कि केसरी चैप्टर 2 के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना फिक्शन। रेटिंग की बात करूं तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से केवल 1.5 स्टार्स।